अच्छा जी, जो माइक्रो नीडलिंग आज हमारा दूसरा टॉपिक है। माइक्रो नीडलिंग जो है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर एक पेन सा पकड़ के किसी के चेहरे के ऊपर ऐसे करे होते हैं, साथ सिरिंज से ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं किसी चीज के, विटामिन के या पीआरपी के, इस तरह से सीरम्स के। और माइक्रो नीडलिंग आपको हर जैसे क्लिनिक पे जाते हो कहते हैं आप पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग करा लें, पीआरपी में तो क्या ये चीज है और किस तरह से होता है एज अ पेशेंट पर्सपेक्टिव भी। क्योंकि कोलेजन के लेवल्स को बिल्ड करता है 300 टाइम्स। और एज अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव भी आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो लफ्ज है माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो का मतलब है बारीक, यानी कि छोटी छोटी नीडल्स। और नीडल्स से मुराद हो गया नीडल्स। ये देखिए, ये डर्मा पेन है जो पेशेंट के फोरहेड के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसमें जो रेड वाला पार्ट है और उसके आगे जो सिल्वर वाला पार्ट है, जो डॉक्टर ने अपने हाथ में ग्लव्स के साथ पकड़ा हुआ है, ये जो होता है फिक्स्ड होता है। और उसके आगे जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कार्ट्रिज है जो उसके माथे के साथ लग रहा है, ये हमारा डिस्पोजेबल रिमूवेबल होता है। और ये स्टेराइल यानी जरासीम से पाक होता है। और ये नीडल जिस तरह सिरिंज होती है, एक स्टेराइल पैकिंग में आती है, ये भी एक स्टेराइल पैकिंग में आता है। इसकी अच्छा जी, अब ये जो कार्ट्रिज होती है ये आती है आ, एक स्टेराइल पैकिंग में। जैसे कोई सिरिंजेस आप खरीदते होंगे कभी तो आपने देखा ही होगा, जरासीम से पाक होती है। जिस तरह आप सिरिंज की सुई को कभी भी हाथ नहीं लगाते, इसी तरह आपने इस कार्ट्रिज के अंदर नीचे कहीं हाथ नहीं लगाना है, इसको साइड से पकड़ना है और आपने पकड़ के इस पेन के आगे लगा देना है। अब आप इस पेन के ऊपर कैलिब्रेशन होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर वगैरह आपने पढ़े हैं जैसे, आ, इसी तरह से इसमें भी कैलिब्रेशन होती है। आपने सेट करना होता है 0.25 कम अज कम होती है और हाईएस्ट 3 mm तक डेप्थ होती है। ये जो जीरो अब इसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है, जो मिनिमम है वो है 0.25 mm और जो मैक्सिमम होती है वो होती है 3 mm। ठीक है। जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हेयर फॉलिकल की जो रूट होती है वो 4 mm में पड़ी होती है, यानी कि लोअर डर्मिस में पड़ी होती है। बहुत से लोग स्कैल्प के ऊपर माइक्रो नीडलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैंने देखा है ये पीआरबी के साथ। वो स्कैल्प हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, डैंड्रफ को इंप्रूव करवाता है। लेकिन वो हेयर फॉल को कभी रेस्क्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप हेयर फॉलिकल की रूट पे जा ही नहीं रहे। हेयर फॉलिकल की रूट 4 mm है। इस पेन से अगर आप बहुत डीप जाओगे तो आप 3 mm जा सकते हो, 4 पे आप जा ही नहीं सकते, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, यहाँ पे हमने दो तीन पॉइंट्स इम्पोर्टेंट ये पढ़े कि हमने इसको कार्ट्रिज को पैकेट खोल के निकाला और आपने इसको पेन के आगे लगाया, लेकिन आपने इसको सिर्फ साइड से पकड़ा। इसके फ्रंट पे जो इसकी सरफेस स्किन के साथ लग रही थी उस पे आपने टच नहीं करना। आपके ग्लव्स, अगर आप एग्जामिनेशन ग्लव्स यूज कर रहे हो तो उनको आपने सैनिटाइजर से साफ करना है। और अगर आप सर्जिकल ग्लव्स यूज कर रहे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। और जो पेशेंट का चेहरा है वो भी पहले साफ हुआ हो, यानी आपने उसको नमिंग क्रीम लगाई है, नमिंग स्प्रे लगाया है या ओरल पेन किलर्स दी है, तो उसके बाद 35 से 40 मिनट्स आपने बिठाना है पेशेंट को। फिर लाइडोकेन लिग्नोकेन जो रहती है वो इफेक्ट करती है। उसके बाद आपने उसको साफ करना है क्रीम को। उसके बाद आपने अल्कोहल स्वैब से पेशेंट का जो चेहरा है अ, उसको जरासीम से पाक करना है। फिर आपने ये कार्ट्रिज पेशेंट के चेहरे पे लगानी है। क्रीम आपने सिर्फ ये नहीं कि गॉस से उतार दी और आपने काम शुरू कर दिया, अल्कोहल स्वैब से चेहरा साफ करेंगे, स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर जाके काम करेंगे। ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर ये होता है कि जिसमें हम इन्वेजन तो कर रहे हैं, यानी कि स्किन को ब्रीच करके उसके अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन इतना इन्वेजन नहीं कर रहे कि हमें ऑपरेशन थिएटर जाने की जरूरत पड़े, हमें स्टिचेस लगाने की जरूरत पड़े। यानी अगर ये ओपीडी प्रोसीजर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई स्टरलाइजेशन या कोई आपने ख्याल ही नहीं रखने। ठीक है। अच्छा जी, तो पढ़ना शुरू करते हैं। माइक्रो नीडलिंग इज अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर योर स्किन। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजेस थिन नीडल्स टू मेक टाइनी होल्स इन द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन। ये जो आपको ट्रांसपेरेंट सी कार्ट्रिज नजर आ रही है, इसके अंदर वर्टिकल नीडल्स हैं। अगर आप बहुत गौर से जूम इन करके देखो तो आपको शायद ये वर्टिकल नीडल्स नजर भी आती हैं सीधी सीधी। इस पेन का काम सिर्फ इन नीडल्स को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। इसको हम कहते हैं स्टैंपिंग। पहले डर्मा रोलर होता था, उसकी जगह अब ये पेन आ गया है। डर्मा रोलर जो था वो उसकी इफेक्टिवनेस कम थी एज कम्पेयर टू दिस पेन। इसमें जो स्टैंपिंग है ऊपर नीचे करता है, उससे हमारे जो है ब्रिक्स ज्यादा होते हैं, टाइम कम लगता है और बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, डीप हम चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूजेस थिन नीडल्स। इसके अंदर नीडल्स होती हैं 18 नीडल्स भी होती हैं, 36 भी होती हैं, 42 भी होती हैं। याद रखें, नीडल्स जितनी ज्यादा होंगी इंजरीज उतनी ज्यादा होंगी। जितनी ज्यादा नीडल वाला आपको मिल जाए पेन,
उतना आपके लिए अच्छा है। यानी कार्ट्रिज आपको, पेन तो एक ही होता है, कार्ट्रिज ही पेशेंट के सामने आप खोल के वो नहीं लगाते हो। जितनी ज्यादा नीडल्स होंगी उतना आसान है, लेकिन बात यह है कि जो इम्पोर्टर्स हैं उनके पास 42 नीडल्स बहुत कम अवेलेबल होती है, 36 नीडल्स अवेलेबल होती है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नीडल्स जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा आप माइक्रो इंजरीज क्रिएट कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि इंजरी हम क्यों करें, हम तो स्किन के कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के अंदर इंजरी का क्या। तो इंजरी हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे हमने इंजरी से ही सारा काम करना है। अभी हम पढ़ते हैं कैसे। Your healthcare provider uses thin needles to make tiny holes in the top layer of your skin. ये जो ऊपर नीचे होंगी नीडल, जिससे आपकी स्किन के अंदर टाइनी होल्स जो है वो बनेंगे। टाइनी होल्स सुराख विजिबल नहीं होंगे, जैसे सुई चुभने से एक छोटा सा सुराख बनता है, और ये तो बिल्कुल माइक्रो नीडल्स हैं, बहुत छोटे, यानी कि आपको नजर भी नहीं आएंगे। द डैमेज हेल्प स्टिमुलेट योर स्किन हीलिंग प्रोसेस। इससे आपकी स्किन का हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। जब भी आपको कहीं इंजरी होती है तो वहां पे हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमने स्टेराइल इंजरीज की, यानी कि हमने पहले आपकी स्किन को साफ करके और साफ नीडल्स यूज करके स्टेराइल जरासीम से पाक इंजरी की। सिर्फ हमने फिजिकल ट्रॉमा किया, हमने उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट नहीं होने दिया। और उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस जो शुरू होगा वो आपको क्या करेगा, अ, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को बिल्ड करता है। इट प्रोड्यूसेस मोर कोलेजन एंड इलास्टिन। मैंने बताया था कि जब भी कोई इंजरी होती है वहां पे कीमोकाइंस और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जो कि फाइब्रोब्लास्ट के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आते हैं और 3 हफ्ते बाद कोलेजन और इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। दीज प्रोटीन्स कीप योर स्किन फर्म एंड स्मूथ। आपकी जो स्किन है उसको फर्म यानी कि टाइट और स्मूथ भी यही प्रोटीन्स करती हैं। कौन सी प्रोटीन्स? कोलेजन, इलास्टिन, ठीक है। मोस्ट पीपल गेट माइक्रोनीडलिंग ऑन देयर फेस, बट यू कैन आल्सो गेट इट ऑन योर लेग्स, बैक और अदर नेक एरियाज वेयर यू नोटिस डैमेज और एजिंग स्किन। देखो जो बॉडी पे है ना, यहाँ पे हर क्लिनिक वालों के पास जो है CO2 फ्रैक्शन लेजर भी अवेलेबल नहीं होती है, बहुत महंगी मशीन है। तो आपके पास बर्थ मार्क्स वाली खवातीन बहुत आएंगी कि पेट पे बर्थ मार्क्स है बच्चे की डिलीवरी के बाद, तो वहां पे भी हम माइक्रो नीडलिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ईद शादी वगैरह पे ईद पे मेहंदी लगाते हैं तो वो परमानेंट हो जाती है, ठीक है। वो क्या है, वो हमारा एक केमिकल बर्न है, उसके लिए भी आप माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। या कोई इंसान रिजुविनेशन चाहता है, जिस तरह किसी की शादी इवेंट है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। वेर यू नोटिस डैमेज और एजिंग स्किन। एजिंग के अलावा कभी कुछ लोगों के एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक उनके मार्क्स होते हैं या बर्थ मार्क्स होते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। यू विल प्रॉब्ली नीड मल्टीपल ट्रीटमेंट्स टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं। 8 to 12 आपने पेशेंट को बताना है, क्योंकि आपने नेगेटिव काउंसलिंग करनी है। अगर आप कहोगे ना 3 से 4, वो एक्सपेक्ट करेगा कि 3 से 4 में उसकी कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी। 8 to 12 बताएंगे, रिजल्ट्स आ जाते होते हैं 3 से 4 में। तो लेकिन पेशेंट को अभी पता होगा कि अभी उसका मजीद बेहतर होना है, अभी ये फाइनल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं आपकी OPD में, उनमें से कौन कौन कैंडिडेट है माइक्रो नीडलिंग का? Micro needling has cosmetic and medical uses. You might consider micro needling if you are concerned about enlarged pores. Enlarged pores वाला जो पेशेंट है, ठीक है। अभी मैंने बताया था किसमें होते हैं, ऑयली स्किन में, और जिसमें कोलेजन कम हो। कोलेजन कम किसमें होता है? हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें कोलेजन ब्रेकडाउन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोलेजन फॉर्मेशन। एजिंग में ये नॉर्मल बात है। गर्म जो इलाके हैं वहां पे स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, तो पोर्स ओपन ही होते हैं। फाइन लाइन्स और रिंकल्स। फाइन लाइन और रिंकल वो चीज है जो 20s के लोगों में भी होती है। ये कोर्स रिंकल्स की बात नहीं हो रही है, डायनामिक रिंकल की बात नहीं हो रही है। फाइन लाइन और रिंकल वो चीजें हैं जब आप चेहरे पे कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, जैसे आप आंखें बंद करके लेटे हैं तो आपके तब जो रिंकल्स पड़े हैं फाइन लाइन से, वो जैसे जिसकी नजर कमजोर होती है तो वो फोकस करते हैं, तो उसकी आंखों के अराउंड बहुत ज्यादा सारे रिंकल्स होते हैं। लूज और क्रीपी स्किन, थिन एंड रिंकल स्किन, खासतौर से जो सेंसिटिव स्किन होती है, थिन स्किन होती है। कुछ लोगों की जिल्द बहुत बारीक होती है और वही कोई प्रोडक्ट भी नहीं लगा सकते, तो उनकी अपने प्लाज्मा के साथ हम उनकी माइक्रो नीडलिंग कर देते हैं। कोलेजन लेवल्स बिल्ड होते हैं और स्किन इससे थिक हो जाती है। माइल्ड स्कार स्पेशली दोस्त फ्रॉम एक्नी या बर्न्स। बर्न्स और एक्नी के जो स्कार्स हैं उनको ये ट्रीट कर देता है 100%। एक मैंने कल भी मिसाल दी थी कि वसीम अकरम जो क्रिकेटर है, उसके जैसे हमने स्कार जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो नीडलिंग से ठीक किए हुए हैं, ठीक है। ये ना समझो कि सही नहीं होते और बहुत महंगी चीजें हैं और ये वो करना पड़ता है, इससे हो जाते हैं। सेशंस की बात होती है और एक्ने या बर्न्स, ठीक है।
एंड माइल्ड डिस्कलरेशन और अनइवन स्किन टोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि माइक्रो नीडलिंग सिर्फ स्कार्स के लिए, रिंकल्स के लिए है। हाइपर पिगमेंटेशन का कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस की पेशेंट हमने की थी, सईदा गुलाम ज़ारा, बिल्कुल ब्लैक चेहरा और गर्दन उसकी नॉर्मल कलर में थी, चेहरा बिल्कुल काला हुआ था, नकाब वगैरह करती थी तो सीडी था उसको। तो हमने उसको इससे ट्रीट किया है। और इसमें हमने 0.25 की डेप्थ रखनी होती है। आप कहोगे 0.25 से क्या फर्क पड़ता है, ये क्या हो गया, लेकिन अगर आप पीआरपी के साथ करें माइक्रो नीडलिंग 0.25 की डेप्थ पे हर 3 हफ्ते के बाद, तो आप अपनी आंखों से खुद देखोगे कि बिल्कुल काला जो रंग होता है, टैनिंग हुई हुई है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम हर एक को है, खास तौर से डार्क सर्कल्स का, तो वो भी सेम रूम होता है। स्ट्रेच मार्क्स मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बहुत सारी लेजर्स नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं। द प्रोसीजर कैन ऑल्सो हेल्प पीपल हु हैव मेडिकल कंडीशन सच एज एलोपेशिया एरिएटा। आगे हम इस एलोपेशिया एरिएटा बीमारी के बारे में पूरा आगे हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये है। इसमें ऑटो इम्यून कंडीशन होता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि ऑटो इम्यून कंडीशन जो है वो फीमेल में होती है, मगर ये मेल और फीमेल दोनों में एग्जिस्ट करता है। यंग बच्चों में ज्यादा होता है। कभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होंगे, वहां आपने देखा होगा बच्चे आते हैं जो गंजे से हुए होते हैं, बड़े बड़े पैच होते हैं, पोनी खोलती है उसकी अम्मी तो पीछे उसके स्कैल में बड़े बड़े पैच होते हैं जिसको देख के इंसान डर जाता है। या बाल झाड़ इसको उर्दू में कहते हैं। जवान लड़के भी आते हैं यंग, उनकी दाढ़ी के ऊपर से पूरे कॉइन की तरह से बाल खत्म हो जाते हैं और 2-3 स्पॉट्स पे ऐसे हुआ होता है और पीछे सर में भी ऐसे चल रहा होता है। उसमें हम ये करते हैं कि हम जो है इससे इंजेक्ट करते हैं स्टीरॉइड्स। यानी कि हम माइक्रो नीडलिंग जो इसमें करते हैं, उसमें हम प्लाज्मा की बजाय हम क्या यूज करते हैं, हम उसमें स्टीरॉइड्स, क्या कौन सी स्टीरॉइड, 0.1% प्राइम सिनोलोन यूज करते हैं। कैनाकॉर्ड ल्यूनाकॉर्ड के नाम से बाजार में इंजेक्शन मिल जाते हैं ये। इसके अलावा हाइपर हाइड्रोसिस है जो कि एक्सेसिव स्वेटिंग है। एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए जो हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, वो हम पीआरपी के साथ नहीं करते, वो हम बोटॉक्स से करते हैं। बोटॉक्स नॉर्मली हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, जो हमने फेशियल मसल्स में जाके काम करना है। लेकिन जब हमने स्वेटिंग को रोकना है कहीं पे, तो वहां पे हम बोटॉक्स जो है वो सब कट लेवल पे करते हैं और इंटरडर्मल। तो इसलिए जो है अब माइक्रो नीडलिंग के साथ और एरिया बहुत बड़ा होता है, कोई एरिया मिस ना हो जाए इसके लिए। इन सम केसेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज माइक्रो नीडलिंग टू डिलीवर ड्रग्स और वैक्सीन। ये ड्रग्स और वैक्सीन कौन सी हैं? ड्रग्स में इंसुलिन वगैरह है, और ये जो आजकल नहीं आई है ओज़ेम्पिक, उसका अपना ही पेन साथ होता है, उसके साथ वो कर देते हैं। और जो वैक्सीन है, आपको पता ही है, एलर्जी सेंटर, आपको चक शहजाद वाला भी सुना होगा, इधर लाहौर में भी है बुखारी एस्मा एलर्जी क्लिनिक। उसमें जो बूस्टर डोजेस होती हैं उनको आपने हर वीकली देना होता है। तो पेशेंट जो है उसको सिरिंज यूज करने में प्रॉब्लम होती है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना, उसको पता नहीं चलता किस डेप्थ पे जाना है। तो डर्मापेन में आपने डेप्थ सेट की होती है, तो वो उसे वैक्सीन अपने आप को खुद वीकली डिलीवर कर लेता है। द माइक्रो नीडल्स माइट बी पार्ट ऑफ अ पैच टेस्ट दैट पीपल अप्लाई टू themselves इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर शॉट्स। वही जो बूस्टर शॉट्स होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। कोर में आप देखें जरा, अपर लिप पे उसके देखें आप किस तरह डार्क स्पॉट्स और पिगमेंट आपको नजर आ रहा है। उसकी लोअर चीक्स पे देखें आप, अराउंड माउथ देखें और आफ्टर देखें, तो पेशेंट कहेगी कि मैंने आपसे करवाया है, मुझे रिजल्ट नहीं आया। एक तो रिजल्ट आता 3 हफ्ते बाद और एक सेशन से कोई रिजल्ट नहीं आता होता। कम अज कम 3 से 4 में विजिबल रिजल्ट आना शुरू होते हैं और 8 से 12 सेशन है। और सन ब्लॉक यूज करना, एंटीऑक्सीडेंट यूज करना, बाकी जो उसका इशू है, फॉर एग्जाम्पल उसको मुलाजमा प्रेसिपिटेट हो रहा था तो ट्रांसमिक एसिड सीरम और वो सब चीजें उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये सिर्फ माइक्रो नीडलिंग नहीं हो रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है और सारा कुछ चल रहा होता है। हु शुड गेट माइक्रो नीडलिंग? कोई तो होगा जिसको ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर गेटिंग माइक्रो नीडलिंग इफ यू हैव एक्नी और टेकिंग मेडिकेशन फॉर एक्नी। इसमें ये होता है कि जहाँ पे आपकी एक्नी होती है ना, उसकी जो पस होती है, उसके अंदर आपको पता है ये पस के क्या कंपोनेंट्स हैं। उसमें अलाइव बैक्टीरिया होता है, डेड बैक्टीरिया होता है, डेड स्किन सेल्स और स्लज होता है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अच्छा जी, अब होता ये है कि जो एक्नी होती है उसके अंदर जो पस होती है, आपको पता ही है कि उसमें अलाइव बैक्टीरिया भी मौजूद होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपने पकड़ के पेन पूरे चेहरे में गोल गोल घुमाया, तो वहां से वो कंटेमिनेट होके पूरे फेस को कंटेमिनेट कर देता है। ठीक है, स्प्रेड होके पूरे फेस को कंटेमिनेट कर देता है।
जब पूरा फेस ही कंटेमिनेट हो गया तो पूरा फेस पे एक्ने हो जाती है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि अगर उसका कोई एक दो तीन पिंपल्स है भी सही, तो आप उस एरिया को छोड़ दें, इन्फेक्टेड जोन को छोड़ें और बाकी पूरे फेस पे कर दें। और जब आप पूरे फेस पे कर चुके हो, फिर आप इन्फेक्टेड जोन पे जाएं और आप इन्फेक्टेड जोन पे करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पूरा चेहरा एक्नी से भरा हुआ है, कोई रीजन फ्री नहीं है, तो अभी आप उसको एंटी एक्नी टॉपिकल्स दें, उसके बाद आप जाएं उसके ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर 3 हफ्ते 4 हफ्ते आप उसको मेडिसिन दें। जो मेडिसिन ले रहा है एक्ने की, उसमें जो होती है वो पहले ही स्किन की एक्सफोलिएटर्स होते हैं, स्किन सेंसिटिव हुई होती है, उस वक्त आप ना परफॉर्म करें। अच्छा, ब्लड डिसऑर्डर्स या और एंटीकोगुलेंट्स, ड्रग्स दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, ये एंटीकोगुलेंट कोई है, वारफरिन की बात नहीं हो रही सिर्फ। यहाँ पे आम लोप्रिन, हम सबके पेरेंट्स जो ब्लड प्रेशर है, जिनको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज भी है, उनकी दवाइयाँ आप खोल के देखें तो उसमें लोप्रिन होती है। आपके पास जो भी 40s में आता है पेशेंट, 30s में भी, डॉक्टर्स को तो 30s में हो जाती है हाइपरटेंशन, तो आप उसको देखते हो तो उसमें क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट्स में वो होते हैं। वो ब्लड डिसऑर्डर्स आप बहुत रेयर है, लेकिन डेंगू उतना ही कॉमन है। आप हिस्ट्री ऑफ डेंगू पूछते हो, अगर पिछले 3 महीने में डेंगू है तो आप उसके प्लेटलेट्स होते हैं 25,000 50,000 के करीब होते हैं, सिर्फ कम से कम 1.5 लाख होने चाहिए। आप माइक्रोनेलिंग परफॉर्म करते हो, ब्लीडिंग ही नहीं रुकती, आप पे सारा इल्जाम आता है। तो ये चीजें आपने पूछनी है। कैंसर एंड आर रिसीविंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, फीमेल्स आएंगी आपके पास, क्योंकि जब ये कीमो और रेडिएशन हो रही होती है, तब वो उनके चेहरे जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं बहुत ज्यादा। उस वक्त कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाने डॉक्टर्स के पास आती है, और डॉक्टर को पता ही ना हो कि कीमो में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो और उसको कर दे तो कभी उसकी हीलिंग ही नहीं होएगी, ठीक है, बेचारी और खराब हो जाएगी। तो आपने उससे पूछ लेना कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कंप्लीट हो गया तो करेंगे, नहीं हुआ तो अभी नहीं करेंगे। कुछ लोगों को कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस होता है, फ्रीक्वेंट स्किन रैशेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, वो से आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, आपके घरों में जो लोग डाई लगाते हैं, बुजुर्ग वगैरह, उनका चेहरा डार्क होता है, उनकी गर्दन सफेद होती है। ये रिएक्शन होता है किसी केमिकल से जो आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है, स्किन इन्फ्लेमेशन और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन पे चली जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल स्याह काला ब्लैक बोर्ड जैसा भी चेहरा हो जाता है। और कोल्ड सोर्स जो होता है वो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका कोई भी ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कीलोइडल, कुछ लोगों की आप गर्दन के पीछे वाली साइड पे देखोगे तो उनको बहुत सारे मोके निकले होते हैं, वहां से आप ज्यादा अंदाजा होता है, या गर्दन से ही पता चलता है ज्यादा, या जहां से भी स्किन रब हो रही हो, जैसे कि जो आपके आर्म्स हैं उनकी अंडर सरफेस जो आपके चलते हुए चेस्ट के साथ रब होती है, अंडर आर्म्स में भी, इन लोगों की टेंडेंसी होती है मुंह के निकलने की। अब आपने जहां भी इनको कहीं कट लगता है, खारिश होती है, वहां मुंह का निकल आता है। अब पूरे चेहरे को आप इंजर कर दोगे तो बजाय हील होने के उसकी किलॉइड्स बनना शुरू हो गए, तो आपके ऊपर सारा ब्लेम आएगा, ठीक है। योर स्किन फॉर्म्स हार्ड रेज स्कार्स, moles, freckles और skin tags other growths that change in size or shape or bleed। अच्छा, मोल्स, फ्रैकल्स और स्किन टैग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। स्किन टैग मेरे चेहरे पे भी एक दो है, ठीक है, मोल्स और फ्रैकल्स में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। लेकिन ऐसे मोल्स, फ्रैकल्स या टैग जो अपनी साइज चेप करे, आपको पता ही है कि मोल आप किसी का देखते हो 4 साल बाद भी मिलते हो तो वैसा का वैसा ही होता है, या फ्रैकल्स किसी को है तो 3 साल 4 साल बाद मिलते हो तो वही होते हैं। लेकिन किसी का मोल ऐसा हो जिसमें से खून निकलता हो, उसका साइज बड़ा हो रहा हो, ऊपर कुबरा हो, उसमें बाल उगे हो, कुछ डिफरेंट चीज हो, तो याद रखें कि वो चीज जो है बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, मेलानोमा भी हो सकता है। इसी तरह से टैग्स जिनमें से खून आता हो, या बड़े हो, मेगा हो, या बहुत ज्यादा हो, फ्रैकल्स इस तरह के अजीब से हो, रेज्ड हो, ब्लीड करते हो, अल्सरेट क्रस्ट आउट करते हो, तो आपने उस चीज को नहीं छेड़ना। एक्जिमा और सोराइसिस, ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिसमें स्किन के ऊपर स्केल्स बनते हैं। एक्जिमा में याद रखना और सोराइसिस में सिल्वर स्केल्स होते हैं, और एक्जिमा के अंदर जो होते हैं व्हाइटिश होते हैं। तो इन दोनों में आप अगर आपका दिल करेगा आप इन स्केल्स को छील दो, तोड़ दो, इनको माइक्रोनेडली कर दो, मगर इसको हम एज ए सेंसिटिव स्किन डील करते हैं, कभी भी इसको हमने हार्शली ट्रीट नहीं करना, वरना और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, ठीक है। इन दोनों केसेस में अगर एक्टिव हो, सोराइसिस अगर बॉडी पे है, फेस पे नहीं है, तो फेस पे माइक्रोनेडली कर ले, कोई मसला नहीं। अगर एक्जिमा है, अभी वो फ्लेयर अप नहीं हुआ हुआ अभी वो, तो आप कर सकते हैं माइक्रोनेडली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा जी, फ्रीक्वेंट स्किन रैशेस, ये पढ़ लिया हमने। एक्जिमा सोराइसिस जब एक्टिव हो, जब फ्लेयर अप हो तब नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट हैपेंस बिफोर माइक्रोनीडलिंग, ये सारे प्री रेक्विजिट्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। बिफोर माइक्रोनीडलिंग यू हैव अ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन हमने डिटेल में अच्छी तरह पढ़ लिया। आपने पेशेंट से क्या सवाल पूछने हैं, लोप्रिन तो नहीं लेता, अभी डेंगू तो नहीं हुआ, मोके तो नहीं निकलते, कैंसर की थेरेपी तो नहीं चल रही, ठीक है। आपने ये सारे सवाल पूछने हैं। अब प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन में परफॉर्म माइक्रोनीडलिंग। मेक श्योर दैट हूसोएवर डज द प्रोसीजर हैज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसमें बहुत जरूरी है डॉक्टर के लिए। और इसमें स्टरलाइजेशन का ख्याल करना बहुत जरूरी है। आपके हाउसों में आपको चीजें समझाई जाती हैं। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एग्जामिन योर स्किन, रिव्यू योर हेल्थ हिस्ट्री एंड डिस्कस योर गोल्स विद अ प्रोसीजर। जैसे पेशेंट आपके पास आता है कि हाइपर पिगमेंटेशन है, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, तो आपने बताना है कि कितने सेशंस में रिजल्ट आएगा और साथ में उसने कौन सी आफ्टर केयर यूज करनी है। दे मे ऑल्सो टेक फोटोज एरिया, यू कैन कंपेयर योर स्किन बिफोर एंड आफ्टर। नकाब वाली खातून भी हो तो आप एज ए डॉक्टर, ये आपका फर्ज है कि आप अपने पास उसकी तस्वीर रखें। आपको नहीं पता जो पेशेंट जितना स्वीट बन रहा होता है, कल को वही सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करता है। क्योंकि जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं, इसके बाद डेड स्किन सेल ऊपर से उतरती है, ऊपर से डेड स्किन लेयर ऊपर से उतरती है, ऊपर ब्रूजेस बनते हैं, निशान पड़ते हैं, और 3 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आता है। वो 3 हफ्ते जो पेशेंट के चेहरे पे निशान वगैरह होते हैं, वो उसकी तस्वीरें खींचता है और सोशल मीडिया पे लगाता है कि इन्होंने मेरे चेहरे पे मुझे जला दिया, मुझे बर्न कर दिया, ये वो। आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। कुछ लोग पूरा ट्रीटमेंट करवा के कहते हैं हाँ हमें तो वैसे के वैसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे वैसे वापस करो, ठीक है। There's a good time to ask any questions you have about microneedling, such as are there any risks। ये वो क्वेश्चन है जो पेशेंट्स आपसे पूछेंगे, रिस्क या साइड इफेक्ट्स। रिस्क इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप पहले सेशन में ही टू डीप चले जाओ, 3 mm में चले जाओ, तो उसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है। सन ब्लॉक ना लगाओ तो भी आपकी स्किन, ये प्रोसीजर बेशक स्किन की बेहतरी के लिए, या कोई भी प्रोसीजर जो स्किन की बेहतरी के लिए किया जाता है, वो आपकी स्किन को और ज्यादा सेंसिटिव टू सनलाइट कर देता है, ठीक है। डज माइक्रोनेडलिंग हर्ट? नहीं, इसमें अच्छा साइड इफेक्ट्स बता। साइड इफेक्ट इसका इन्फेक्शन है। पेशेंट आपसे माइक्रोनीडलिंग करा के गया, आपने प्रोसीजर के बाद उसके चेहरे के ऊपर फ्यूसिडिन लगाई नहीं थी। फ्यूसिडिन क्या है? एंटीबायोटिक है। फ्यूसिडिन लगाई नहीं, वो घर गया, साइड लेके तकिए पे सो गया, इन्फेक्ट हो गया, पस पड़ गई, खराब हो गया। कसूर आपका है और आपने उसको गाइड भी नहीं किया। माइक्रोनीडलिंग हर्ट करती है? नहीं, लेकिन पिंचिंग सेंसेशन फील होती है। आपने लाइडोकेन जो लगानी है, लिग्नोकेन या लाइडोकेन नंबी क्रीम जो होती है, वो 35 से 45 मिनट्स तक लगा के रखनी है। और हाउ सून विल आई सी द रिजल्ट? 3 वीक से पहले पेशेंट से कोई रिजल्ट नहीं आता। इससे डाउन टाइम आफ्टर द प्रोसीजर 24 आवर्स तक आपने अवॉइड करना है किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाना। और जो है आपने पानी से चेहरा धोना है, टिश्यू से उसको सुखाना है, और आपने फ्यूसिडिन लगा लेनी है। और फ्यूसिडिन के ऊपर सन ब्लॉक लगा सकते हैं। विल आई नीड मोर देन वन ट्रीटमेंट? जी ऑफ कोर्स, आपने पेशेंट को बताना है। हर पेशेंट चाहे डॉक्टर भी होगा आपसे कहेगा ये मैं एक दफा कराऊंगा तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा ना, तो आपने बता देना है नहीं। अबाउट अ मंथ बिफोर द ट्रीटमेंट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आस्क यू टू अप्लाई विटामिन ए और सी क्रीम। विटामिन ए या सी क्रीम शुरू करा देते हैं। जो सी होती है प्रो कोलेजन को कन्वर्ट करती है कोलेजन में, जो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और विटामिन ए जो होती है सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज करती है, पुराने सेल्स को उतारती है, नए सेल्स आते हैं। दीज क्रीम्स हेल्प स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कोलेजन प्रोडक्शन। जो न्यू सेल्स होते हैं वो अ, उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और वो बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लीन योर स्किन। क्लीनिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने बस साफ कर दिया। क्लीनिंग ये होती है कि आपने क्रीम लगा के रखी, जो हमारे पास अवेलेबल भी है, 30% लाइडोकेन है वापस। उसको आपने 35 से 45 मिनट्स देने हैं। 15-20 मिनट लगा के आप कहते हैं कि पेशेंट का चेहरा नम हो जाए, तो कभी भी नहीं होगा। याद रखें कि वो सिर्फ एपिडर्मिस को नम करती है। आपने अगर डर्मिस के लेवल में जाके काम करना है, डीप माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, तो उस क्रीम का कोई खास फायदा नहीं है। आपको साथ में ओरल पेन किलर्स, स्प्रेज और जो है हो सकता है आईएम या आईवीज यूज करने पड़े। क्लीन योर स्किन एप्लाई नमिंग क्रीम और ऑइंटमेंट सच एज लाइडोकेन जेल। जेल क्रीम्स भी बेहतर होती है। टेक्स अबाउट 30 to 45 मिनट्स बिफोर योर प्रोसीजर, सो ऑइंटमेंट हैज टाइम टू वर्क। अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपने उससे पढ़ा हुआ कि लाइडोकेन का ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 35 से 45 मिनट्स के बाद है।
Next, your healthcare provider uses a handheld roller or electric tool to make the wounds in your skin. रोलर पहले यूज किया जाता था, प्लास्टिक सर्जन जो आप लोगों में से हैं, आप लोगों के सिलेबस में तो ये चीजें होती हैं। अब जो है उसकी जगह डर्मापेन यूज किया जाता है, जो स्टैम्पिंग टेक्निक है, ये ज्यादा इफेक्टिव है और sterile with. The roller has tiny needles. Your healthcare provider rolls it slowly and gently across your skin. If they use electric device, needles pulse up and down to puncture your skin. They can change the ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो डर्मा पेन हम पढ़े हैं, ये सिर्फ ऊपर नीचे करती है, इससे आपकी स्किन में पंक्चर्स होते हैं। डर्मा पेन हमारे पास बहुत सस्ता अवेलेबल है, आपको मार्केट से हाफ प्राइस में मिल जाता है। They can change the length of the needles on the electric device. Longer needles go deeper into your skin, which might be necessary if you have deep scars or pockmarks for acne. मैंने बताया कि आप अप टू 33 डीप जा सकते हो। तो जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए आप 0.25 और एक्ने के लिए अप टू 3। पहला सेशन हमेशा 0.25 से स्टार्ट करेंगे। नीडल लेंथ कैन रेंज फ्रॉम 0.5 टू मिलीमीटर्स टू 2 mm। पहली कैलिब्रेशन आपको 0.5 mm की मिलती है, लेकिन आप उससे हाफ रख के 0.25 से कर सकते हो, ठीक है। You might feel warmth or scratching sensation on your face once microneedling starts. Some people feel discomfort in the needles are near bony area. Bony area कौन सा है? चीक है, फोरहेड है, नोज का डोर्सम है। डीप माइक्रोनीडलिंग माइट कॉज अ लिटिल ब्लीडिंग। इसको वैम्पायर फेशियल कहते हैं कि आपको खून निकलना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जितना ब्लीड हो उतना अच्छा है। ब्लीड होना अच्छा तो है, मगर उसमें स्टेरिलाइजेशन का ख्याल भी आपने रखना है। माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 15 मिनट्स टू फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एरिया दैट नीड्स ट्रीटमेंट। देखिए, जो फेस है ना पूरा, उसके लिए 40 मिनट्स मस्ट है। अगर आप 40 मिनट से कम टाइम लगाओगे ना, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आने लगा। अगर आप बड़े बड़े एस्थेटिक क्लिनिक्स को जाते हो, वो 5 मिनट में फ्री कर देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट सीख रहे होते हैं, उनके रिव्यूज पढ़े कि हमें कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो 40 मिनट्स आप करें तो आपका अच्छा नाम बनेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रो नीडलिंग इज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, सो यू कैन गो होम वंस इट्स डन। पेशेंट को ड्राइविंग करके जा सकता है। योर स्किन माइट बी रेड एंड swollen फॉर अप टू 5 days। 5 दिन तक तो स्किन ऐसे लगेगा किसी से लड़के आए, चेहरे पे नील रेडनेस, ये सब चीजें होंगी। एंड आइस पैक कैन हेल्प रिड्यूस इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। मसला ये है कि आइस पैक तो डिस्कम्फर्ट और उसको कम करेगा, इरिटेशन को, लेकिन आइस पैक खुद साफ हो ये भी तो जरूरी है ना। एक शॉपर था, उसके अंदर आपने पानी भरा और आपने उसको फ्रीजर में रख दिया, और उसके बाहर सारे गंदे हाथ लगे हुए हैं। अब उसको आपने उठाया, फिर आपके हाथ लगे, आपने उसको जो है वो चेहरे पे मलना शुरू कर दिया, स्टेफ ओरियस इन्फेक्शन हो गई, सारा फॉलिकुलाइटिस हो गया, बस बना के बैठे हुए। मोस्ट पीपल कैन वेयर मेकअप 1 day आफ्टर द प्रोसीजर। मैंने आपको बताया कि 24 घंटे आपने फ्यूसिटिन के अलावा और कुछ भी नहीं लगाना। एक फ्यूसिटिन एज होती है जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन भी होती है, वो नहीं लगानी। सिंपल फ्यूसिटिन जो एंटीबायोटिक है वो लगानी है। उसके ऊपर से सनब्लॉक या मेकअप कर ले, लेकिन बेहतर है कि 24 घंटे कुछ भी ना करें। बट यू शुड ऑल्सो स्टे आउट ऑफ सन अंटिल योर स्किन हील्स। देखिए, आउट ऑफ द सन कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए जितना हो सकता है सनब्लॉक का यूज उतना रिलीजियसली करें, विग्रस करें। सनब्लॉक जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क क्या है माइक्रो नीडलिंग के? ब्रूजिंग, स्कारिंग, स्किन इन्फेक्शंस। ये पहले ही पेशेंट को बता दें, ठीक है। इन्फेक्शन में पेशेंट का कसूर नहीं, आपका कसूर है कि आपने उसको गाइड नहीं किया, आपने उसको कहा नहीं इन्फेक्शन से कैसे बचना है। माइक्रो नीडलिंग की और उसको कह दिया कि जाओ घर। आपने एंटीबायोटिक खुद अपने चेहरे हाथों से लगानी है और उसको साथ देनी है, और उसे कहना है कि 24 घंटे तक चेहरे पे हाथ नहीं लगाएगा, साइड लेके नहीं सोएगा, गर्मी में नहीं जाएगा कि स्वेटिंग ना हो, डैम्प वार्म एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, और ये सारा कुछ। और ब्रूजिंग और स्कारिंग जो है वो होनी ही होनी है। यही तो पेशेंट जो है पिक्चर लेके आपको फिर ब्लैकमेल करते हैं कि इन्होंने हमारा मुंह जला दिया, इन्होंने हमें जख्म कर दिए। तो ये होनी ही होनी है, पहले ही बताएंगे तो आप बचेंगे। माइक्रो नीडलिंग कैन हेल्प इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टेक्सचर ऑफ योर स्किन। जो खड्डे होते हैं उनको भी इम्प्रूव करते हैं, जो ऊपर उभरे और रेज बम्प्स है उसको भी इम्प्रूव करता है। इट कैन मिनिमाइज स्ट्रेच मार्क्स, स्कार्स, रिंकल्स एंड अदर स्किन कंसर्न। जो डायनामिक रिंकल्स हैं, जैसे आपने आईब्रो ऊपर की तो माथे पे 3 लाइनें पड़ गई, ये होती है डायनामिक रिंकल्स, ये इनको भी इम्प्रूव करता है। और जो स्टैटिक रिंकल्स हैं उनका ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है।
जो डायनेमिक रिंकल्स है उनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोटॉक्स है, ठीक है। It doesn't carry the risk of skin discoloration, unlike some facial rejuvenation procedure that use light, heat, light और lasers. Lasers में हमारी स्किन में hyperpigmentation का बहुत रिस्क है, लेकिन इसमें नहीं है। This makes microneedling ideal for people with darker skin tone, ठीक है। तो हमारी जो स्किन है पंजाब के लोगों की और वैसे जो गोरे लोग हैं के भी उनको भी यहाँ पे ये मसला है कि हमारी रंग ना खराब हो जाए, तो उसके लिए आइडियल प्रोसीजर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें स्टेजेस। अब आप जरा बिफोर देखें, ये खातून आई और सीधा आप 2 वीक्स आफ्टर में देखें, सीधा आप जाएं। आप बताएं उसके रंग में कितना फर्क है, उसके चेहरे की सोजिश में कितना फर्क है। उसकी अपर लिप्स को देखें, हाइपर पिगमेंटेशन में और अराउंड द लिप्स देखें। सैगिनेस कितनी बिल्कुल वो माँ बेटी वाली लुक दे रही है। ये देखें जब उसे ट्रीटमेंट कराया तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी। ये वेम्पायर फेशियल भी इसको बोलते हैं। फेशियल पीआरपी को भी वेम्पायर फेशियल कहा जाता है वैसे तो। ये अक्सर पीआरपी के साथ ही माइक्रो नीडलिंग की जाती है, इसलिए इसको वेम्पायर फेशियल। अगले दिन वो देखो उसके बल्कि ब्रूजेस पड़े हुए हैं। जब वो आई थी उसके चेहरे पे निशान तो नहीं थे ना, पूरा चेहरा डार्क था। अब अगले दिन देखो उसके पूरे चेहरे पे ब्रूजेस और डेड स्किन और इस तरह से है। और 2 दिन बाद जो है वो कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन वैसे ही है नाक के ऊपर देख ले। 3 दिन के बाद कुछ हद तक इम्प्रूव है और 2 हफ्ते बाद काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। अगर आप बहुत सुपरफिशियल करते हो जैसे आप कर रहे हो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, तो 2 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट्स कुछ ना कुछ दिख जाते हैं। वैसे इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स 3 वीक्स के बाद होते हैं। दूसरा सेशन कभी 3 हफ्ते से पहले नहीं करना। आप ये ना समझे कि आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं अगर आप 2 हफ्ते बाद। पेशेंट थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, वो सारा कुछ ऑब्जर्व करके नोट करके आप कितने पैसे लगाता है। तो वो पेशेंट जो है वो बल्कि इस बात का माइंड कर जाएगा कि इस डॉक्टर को नॉलेज नहीं है। तो 3 हफ्ते से पहले आपने पेशेंट का सेशन रिपीट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कि मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, जो सवाल है वो आप ग्रुप में पूछेंगे।